श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले सेट के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इसका पहला प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करना पड़ेगा। करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम इसकी एक बैलेंस इक्वेशन लिखें। तो जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया करता है, जैसे यहाँ पर HCl दे रखा है, तो जो भी सोडियम होगा उसका सॉल्ट बन जाएगा NaCl, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और इसके साथ जल निकलेगा। अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो संतुलन के लिए 2NaCl करना पड़ेगा और हमें इसी क्रम में 2 HCl करना पड़ेगा। एक नज़र देख लेते हैं कि हमारी अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। अभिक्रिया हमारी संतुलित है। याद हो अगर आपको, तो हम इसी अभिक्रिया को कार्बोनेट आयन के परीक्षण में भी प्रयोग करते हैं। अब अगर हम लोग मोलरता और वॉल्यूम का गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मोल मिल जाते हैं। यहाँ पर जो आयतन है वो दे रखा है मिलीलीटर में, तो हम आयतन को बदलेंगे लीटर में और मोल निकालेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के हमें दे रखे हैं 10 मोलर है, इसकी मोलरता 10 है और इसके 75 ml दे रखे हैं। जबकि HCl की मोलरता भी 10 दे रखी है, लेकिन इसके जो आयतन है वो 100 ml दे रखे हैं। तो पहले मोल कितने होंगे तो निकाल लेते हैं मोलों की संख्या दोनों की। तो नंबर ऑफ मोल्स, पहले वाले की मोलरता 10 और आयतन 75 ml में है, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरे के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी मोलरता 10, आयतन 100 है लेकिन ml में है, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। हल करेंगे तो पहला वाला हमारा आ जाएगा 0.75 मोल और हमारा दूसरा वाला आ जाएगा 1 मोल। हमने पढ़ा होगा कि अगर कभी किसी अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक के बारे में जानकारी दी जाती है तो हमें सीमांत अभिकर्मक का प्रयोग करना पड़ेगा। लिमिटिंग रेजेंट या सीमांत अभिकर्मक का प्रयोग करना पड़ेगा। सीमांत अभिकर्मक निकालने का सबसे आसान तरीका हो सकता है कि मोलों की संख्या को उनके संगत स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे के देखा जाए। तो अगर हम इसको भाग देंगे, इसका गुणांक जो हमको 1 दे रखा है, इसका गुणांक 1 है और इसका जो गुणांक दे रखा है 2 है, तो इसको हम 1 से भाग देते हैं, तो ये 0.75 अपॉन 1, तो 0.75 मोल आएगा। जबकि यह इसका गुणांक 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो 1/2 0.5 मोल आएगा। तो जो सीमांत अभिकर्मक हमारा है, जो लिमिटिंग रेजेंट आएगा या जो हमारा सीमांत अभिकर्मक आएगा वो HCl है। मतलब कि अभिक्रिया में HCl पूरा खत्म हो जाएगा। जब HCl पूरा खत्म हो गया तो सोडियम कार्बोनेट बचेगा। अब अगर सोडियम कार्बोनेट बचेगा तो हम जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है, इसका जो जलीय विलयन है वो नेचर में क्षारकीय या क्षारीय होगा, बेसिक होगा। बेसिक क्यों होगा? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट लवण है, एक NaOH जो कि प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का जो कि एक दुर्बल अम्ल है। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की जो प्रकृति है वो पहले से ही बेसिक है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए अंत में हमको जो विलयन प्राप्त होगा वह क्षारकीय प्राप्त होगा। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। Cu+2 कॉपर 29 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो पहले कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि थोड़ा सा अपवाद होता है, आर्गन तक 18 भर गए, उसके बाद फिर आता है 4s1 3d10, 3d9 नहीं होता है, कॉपर अपवाद में आता है, तो ये 3d10 हो जाएगा।
जब हम Cu+2 बनाएंगे तो हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले 4s से और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 3d से, तो हो जाएगा 3d9। अब d कोष में, d सबशेल में 5 कक्षकें हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। इलेक्ट्रॉन भरेंगे एक एक करके हुंड के नियम के अनुसार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और अंत में नवा। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचा है अंत में, जिसको हमने हरे से मार्क किया है, ये हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो हमारी 1 आएगी। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प 1। अगला प्रश्न देखते हैं। संकुल दे रखा है, पूछा है कि संकुल में कितने आयन होंगे। तो संकुल हम जानते हैं कैसे टूटता है। CONH3 होल 5 Cl Cl2। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ से टूटेगा ये, तो ये बनेंगे 2 क्लोरीन है, तो बनेंगे 2 क्लोराइड आयन। तो जो संकुल बनेगा वो होगा CONH3 होल 5 Cl और इस पर आ जाएगा +2। तो कुल कितने आयन हो जाएंगे? 3। तो इसके बरक होने में हमको 3 आयन प्राप्त होंगे। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, या बी विकल्प जो दिया होगा वो सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचेत नहीं करता है। तो फेलिंग विलयन से जो क्रिया होती है वो CHO समूह एल्डिहाइड करता है। जो CHO समूह होगा एल्डिहाइड का, वह समूह फेलिंग विलयन से टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करता है। पहला है एसिटिक अम्ल, इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो इसमें इस तरीके से कोई एल्डिहाइड का समूह नहीं है, तो रिएक्शन नहीं करेगा। फार्मिक अम्ल देखें HC डबल बॉन्ड O OH। तो हम देख रहे हैं कि इसमें इस तरफ से एक हमें फार्मिक अम्ल में यह CHO समूह प्राप्त हो सकता है, इसलिए यह अभिक्रिया करता है। HCHO, तो ये क्लियर कट एक एल्डिहाइड है, तो इसमें तो CHO समूह ही है, तो यह तो क्रिया करेगा ही करेगा। ऐसे अगला है CH3CHO, तो इसमें एक एल्डिहाइड का समूह प्रेजेंट है, तो ये क्रिया करेगा। तो हम याद भी कर सकते हैं कि फार्मिक अम्ल एक ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो कि फेलिंग और टॉलन से क्रिया करता है। इस अभिक्रिया को हम लोग फार्मिक अम्ल को अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों से विभेद करने में, अंतर करने में प्रयोग भी करते हैं। अगला है C4H11N में कितने प्राथमिक एमीन संभव है। तो प्राथमिक एमीन पूछा है। प्राथमिक एमीन का मतलब है कि उसमें NH2 समूह होना चाहिए। अब ऐसे सवाल कैसे करने चाहिए। C4H11 है, तो हमारे पास 4 कार्बन की चेन है। तो पहले हम सोचते हैं कि 4 कार्बन की चेन को हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि चारों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में आ जाएं बिना किसी साइड चेन या ब्रांचिंग के। दूसरा है कि 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में आए, एक कार्बन ब्रांचिंग में आ जाए। अब हमें NH2 लगाना है, तो पहली श्रृंखला में हम NH2 लगा सकते हैं, इस वाले कार्बन पर भी या इस वाले कार्बन पर भी। तो बनाकर देखते हैं। अगर सबसे किनारे कार्बन पे लगाएंगे तो एक ये बनेगा प्राथमिक एमीन। अगर दूसरे वाले कार्बन पे लगाएंगे तो प्राथमिक एमीन ये बनेगा। तो 2 प्राथमिक एमीन संभव है 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला से। दूसरी श्रृंखला का चुनाव करें तो हम किनारे वाले कार्बन ले सकते हैं या बीच वाला कार्बन ले सकते हैं। अगर हम किनारे वाला कार्बन लेंगे तो ये बनेगा। अगर हम बीच वाला कार्बन लेंगे तो ये बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि 2 प्राथमिक एमीन इससे भी बन पाएंगे। तो कुल इसमें 4 प्राथमिक एमीन बन सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाता है। तो हम जानते हैं कि विटामिन बी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन सी से होता है
स्कर्वी रोग। विटामिन डी से होता है रिकेट्स या सूखा रोग। और विटामिन ई मांसपेशियों के रिपेयरिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो जो स्कर्वी रोग है वह मुख्य रूप से होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी के स्रोत हमारे सभी खट्टे फल जैसे कि आंवला, नींबू हो सकते हैं। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यह बात भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।